देव ये जानता था कि उसके चाचा उससे ये सवाल जरूर पूछेंगे। कुछ नहीं चाचा, बस कल रात रीयूनियन पार्टी में थोड़ा झगड़ा हो गया था। ये सुन के दिनेश के भाव तुरंत बदल गए। क्या? किसने किया ये? नाम बोल उसका। इंदौर शहर में किस मायके लाल में इतनी हिम्मत हुई कि तुझ पर हाथ उठाया? देव बताना तो चाहता था, लेकिन बताता भी तो क्या कि एक निकम्मे पति से मार खाई थी। यह उसकी शान के खिलाफ था। एक लड़का और उसके कुछ दोस्त थे। अकेला होता तो बताता उसे। देव हिचकिचा रहा था। दिनेश को इस बात की भनक लग चुकी थी। क्या चाहिए बोल? देव हिचकिचाते हुए बोला। चाचा, आपके फोन में भी तो कुछ लोगों के नंबर है ना जो मेरे लिए उसकी टांगे तोड़ सकते हैं? क्या मैं उनसे बात करके ये काम करवा सकता हूं? देव की बात सुन के दिनेश ने धीमी आवाज में उसे समझाया। तू मेरे बेटे जैसा है, इसलिए बता रहा हूं। अभी वक्त ठीक नहीं है। अगर कुछ उलट पुलट हो गया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। यह सुन के देव ने अपनी बात पर थोड़ा और जोर दिया। चाचा, मैं ज्यादा कुछ नहीं, बस उसके हाथ पैर तोड़वाऊंगा। चाचा चाचा प्लीज। दिनेश भी अब मना नहीं कर पाया और अपनी जेब से फोन निकालकर उसे देने लगा, पर तभी हाथ वापस खींच लिया। नाम क्या उसका? नाम तो पता नहीं, लेकिन मेरी क्लासमेट का पति है। मामूली आदमी है, ज्यादा कुछ नहीं, देव ने बताया। फिर संतुष्ट होकर दिनेश ने भी फोन उसे दे दिया। और एक आखिरी बात, अगर कुछ कांड हो गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर याद रखना, कोई चाचा नहीं होगा तेरा। देव ने यह बात समझने का नाटक किया और तुरंत वहां से निकल गया। रूम से बाहर निकलते ही देव की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने मन ही मन सोचा, टांग किसे तुड़वानी है? मुझे तो उसकी लाश चाहिए। इसी सोच के साथ देव ने दिनेश के फोन से ही कॉल किया। हेलो, मुझे उसकी लाश चाहिए, बदले में 20 लाख रुपए तुम्हारे। देव ने फोन कट किया और दिनेश को वापस दे दिया और खुशी के मारे वहां से निकल गया। हाँ, पुलिस से तो बच गया, अब हेडशॉट से बच के दिखा। उसको क्या मालूम था वो किससे भिड़ रहा था। अपने कर्मों से अनजान देव मुस्कुराता हुआ वहां से निकल गया। वहीं दूर ग्वालियर के राजमहल में लकड़ी के पुराने दरवाजे अचानक जोर जोर से खड़खड़ाने लगे थे और वहां के सूने गलियारे में किसी के आने की आहट महसूस होने लगी थी। आज पूर्णिमा की रात थी। आसमान में निकला पूरा चांद राजमहल पर अपनी चांदनी बिखेर रहा था। दरारों से हवा सीटियां बजाती हुई गुजर रही थी और दूर कहीं से भेड़ियों के रोने की खौफनाक आवाजें आ रही थी। वहां के 2 केयरटेकर भोला और किशन हाथों में लालटेन पकड़े कांपते हुए खड़े थे। उस खौफनाक माहौल को महसूस करते हुए भोला हकलाकर बोला, आज फिर वही रात आई है। आसमान में पूरा चांद निकला है। हाँ, बाहर चांदनी फैली हुई है, लेकिन अंदर वो अंधेरों का शैतान, राजमहल का शापित शैतान। किशन की बात पूरी होने से पहले ही दरवाजे और जोर से खड़कने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन दरवाजों को तोड़कर अभी बाहर निकल आएगा। किशन की आंखों में आंसू आ गए थे। कांपते हुए होठों से उसने कहा, कब आएगा हमारा शिवाय, वो विनाशक? हे महाकाल, कृपा करो। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और लालटेन बुझ गई। फिर एकदम से राजमहल में सन्नाटा पसर गया था। उधर शिवाय इस वक्त इंदौर के विजयनगर में एक 5 स्टार होटल में चेक इन कर रहा था। तभी अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा था। शिवाय हड़बड़ा गया। फिर उसे लगा भ्रम हुआ होगा। शिवाय ने उस बात को इग्नोर किया और अंदर चला गया। इस वक्त शिवाय के मन में काफी सवाल थे। कहीं नंदिनी वही लड़की निकली तो? लेकिन अगर नंदिनी वही लड़की निकली तो क्या मैं उसे अपना सकूंगा? मेरी इज्जत का क्या? क्या मैं ये सही कर रहा हूं या गलत? इन्हीं सवालों से परेशान होकर शिवाय ने अपनी आंख बंद करके हाथ जोड़े। हे महाकाल, अब मैं सब आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। फिर आंखें खोलकर उसने कहा, कल मिलते हैं कोर्ट में नंदिनी बजाज। क्या संबंध थे शिवाय के ग्वालियर के राजमहल से? आखिर क्या था उस महल के दरवाजे के पीछे? क्या संबंध थे शिवाय के ग्वालियर के राजमहल के राजगुरु के साथ? एक आदमी की इतनी सारी पहचान। आखिर है कौन शिवाय महेश्वरी?
और ये हेडशॉट कौन था जो शिवाई की जिंदगी में मौत का तांडव करने वाला था? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।